कोई बात नहीं विराज, वैसे भी अब उस माहौल की आदत नहीं रही, फर्क नहीं पड़ता। खैर, तुम्हारे डैड आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें ब्रांड्स के कपड़ों में नहीं बल्कि एक रॉयल लुक में देखना पसंद करेंगे। जहां भी लेकर चल रही हूँ चुपचाप चलो। जानवी ने गुस्से की नजर से विराज को देखते हुए कहा। चूंकि विराज को ड्रेसिंग सेंस का कोई आइडिया नहीं था, इसीलिए जो भी डिसीजन लेना था वो जानवी को ही लेना था। जानवी की बात सुनकर विराज ने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद दोनों कार में बैठकर मॉल की तरफ निकल पड़े थे। जानवी विराज को एक अच्छे डिजाइनर स्टूडियो में लेकर जाना चाहती थी, जो फीनिक्स मॉल में था। करीब आधे घंटे की ड्राइव के बाद विराज और जानवी फीनिक्स मॉल पहुंच चुके थे। जैसे ही विराज और जानवी ने फीनिक्स मॉल में एंटर किया, वैसे ही एक आवाज विराज के कानों में पहुंची। हे विराज जिंदल, तुम वही हो ना जो स्कूल में कचरा उठाता था? मुझे नहीं पता था कि इस मॉल में ऐसे लोग भी अलाउड हैं, वरना मैं इस मॉल में कभी नहीं आती। विराज ने उस आवाज का पीछा किया तो पाया कि वहां पर उसकी मिडिल स्कूल की क्लासमेट परिणीति खड़ी हुई थी। परिणीति ने ऊपर से नीचे तक सब कुछ फैशनेबल पहना हुआ था, लेकिन जानवी के सामने वो कुछ भी नहीं थी। उसके बाद भी परिणीति अपने आप को किसी हूर की परी से कम नहीं समझ रही थी। हाँ तो अगर मैं पहले कचरा उठाता था तो क्या हो गया? क्या एक आम इंसान इस मॉल में नहीं आ सकता है क्या? इस मॉल में मैं कचरा उठाने नहीं आया हूं, अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। अब मेरे पास पैसा है, इसीलिए मैं इस मॉल में आ सकता हूं। पहले नहीं था, इसीलिए कभी इस मॉल को मेरे दर्शन नहीं हुए। विराज ने परिणीति को कड़क अंदाज में जवाब दिया। विराज की बात सुनकर परिणीति जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या बात है, तो मतलब अब तुम अमीर हो? क्या तुम अब कचरा नहीं उठाते? तो अब किसे उठाते हो? तुम वाकई में कमाल के हो। अपने इस मायूस चेहरे के साथ तुमने एक सुंदर कन्या को अपने वश में कर लिया। बहुत खूब। उठाओ उठाओ, जिसे उठाना है उठाओ, मुझे क्या, मैं तो तुम्हें भूल गई थी। वैसे भी एक कचरा उठाने वाला मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भला क्यों होगा? यू? परिणीति की बात सुनकर विराज को बहुत तेज गुस्सा आने लगा था, लेकिन इससे पहले कि विराज अपना गुस्सा बाहर निकाल पाता, परिणीति ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, यू वॉट यू? क्यों? मुझे वो नहीं कहना चाहिए। तुम्हारा पुअर अपीयरेंस तो देखो। एक लड़की जो तुम्हारे साथ खड़ी है, उसे भी तुम्हारी वजह से तुम्हारी तरह रहना पड़ रहा है। कितनी खूबसूरत है ये, लेकिन तुम्हारी वजह से शायद अपनी खूबसूरती को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। परिणीति ने गंदी नजरों से विराज को देखते हुए कहा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है परिणीति। मुझे अच्छे से याद है कि स्कूल में हम दोनों बात भी नहीं करते थे। हम दोनों के बीच में ना दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। तो अब मुझसे दुश्मनी क्यों मोल लेना चाहती हो? जैसा रिश्ता पहले था वैसा ही रहने दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। जैसे सिगरेट के डब्बे पर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, उसी तरह विराज ने भी परिणीति को वार्निंग दे दी थी। विराज की बात सुनकर परिणीति एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगी थी। यार, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। वैसे तुम्हें मैं अच्छे से याद हूं, यानी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। चलो उस फीलिंग्स को और गहरा करते हैं। इस लड़की को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। मुझे एक स्लेव की जरूरत है। मेरे साथ आओगे तो मैं इस लड़की से भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जैसे ही विराज ने परिणीति के मुंह से ये बात सुनी, उसके चेहरे का रंग ही उतर गया था। लेकिन इससे पहले कि विराज कुछ बोलता, परिणीति ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज जिंदल, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो कभी ना कभी तुम्हें इस औरत को तो छोड़ना ही होगा। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को चुटकियों में ठीक कर दूंगी। मेरे साथ रहकर तुम्हें एक रिच लुक मिलेगा। ये बोलते हुए परिणीति के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। दरअसल जब उसने विराज के मुंह से सुना कि उसने कचरा उठाना बंद कर दिया है और उसके पास पैसा आ गया है, तो परिणीति ने विराज की बेइज्जती करना शुरू कर दिया था। अच्छा, क्या सच में? अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो तुम मेरी पर्सनालिटी चकाचक कर दोगी?
विराज ने सरप्राइज टोन के साथ परिणीति से पूछा। हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, इस औरत को एक जोरदार थप्पड़ मारो। ये तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी ठीक से नहीं रख रही है। ये बोलते हुए परिणीति मनी मन हंस रही थी। उसे लग रहा था कि विराज उसकी बातों में आ गया है और उसके कहने पर जानवी की बेइज्जती करेगा और उसके बाद सभी के बीच में परिणीति उसकी बेइज्जती करके वहां से निकल जाएगी। कुछ ऐसा प्लान था परिणीति का। बस इतनी सी बात, लो अभी मार देता हूं। ये बोलते हुए विराज ने जानवी को देखा और अचानक से फटाक की आवाज के साथ थप्पड़ जड़ दिया था। लेकिन असल में वो थप्पड़ जानवी को नहीं, परिणीति को जड़ा गया था। जानवी ने सोचा भी नहीं था कि उसके मर्द में इतनी ताकत होगी। जानवी को देखते हुए जो उल्टे हाथ का झापड़ परिणीति के गालों पर पड़ा था, उस वजह से परिणीति जमीन पर ढेर हो गई थी। यू तुमने मुझे मारा? परिणीति के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया है। परिणीति के गाल लाल हो गए थे और उसे अपने चेहरे पर तेज जलन महसूस होने लगी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन परिणीति ने उन्हें आंखों से नीचे आने का मौका नहीं दिया था। हालांकि उसी वक्त परिणीति के दिल में विराज के लिए नफरत की आंधी और भी ज्यादा तेज हो गई थी। उसकी नजर में एक कचरे वाले के हाथ से थप्पड़ खाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। क्या हुआ? तुमने ही तो मुझसे थप्पड़ मारने को कहा था। विराज ने मुस्कुराते हुए परिणीति से पूछा। इसी के साथ विराज का चेहरा मासूमियत की चादर से ढका हुआ था। मैंने तुम्हें इस औरत को थप्पड़ मारने के लिए कहा था जो तुम्हारे पास में खड़ी है। क्या तुम्हें कभी कुछ समझ में भी आता है? इडियट। परिणीति गुस्से से लाल पीली हो रही थी। परिणीति ने सोचा था कि विराज उसकी कमांड्स मानेगा। हाँ, विराज ने उसकी कमांड्स मान ली, लेकिन इडियट विराज जिंदल ने उसी को थप्पड़ मार दिया था। परिणीति की बात सुनकर विराज के बोलने का अंदाज और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल गया था। ओह, ये तो हंसने वाली बात है। बहुत हंसी आ रही है मुझे। हालांकि मैं विराज जिंदल पूरी तरह से यूजलेस हूं, लेकिन मैं ऐसी हरकतें नहीं करता हूं। कुछ समझ में आया इडियट? अगर दोबारा तुमने मेरी बंदी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो अभी तो तुम्हारे गाल पर सिर्फ एक थप्पड़ पड़ा है। आगे के अंजाम इससे कई गुना ज्यादा बुरे और खतरनाक होंगे। यू इडियट, तू रुक, मैं तुझे बताती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। परिणीति ने जमीन से उठकर विराज से कहा। जैसे ही परिणीति अपनी जगह से हिली और उसके कदम मॉल के बाहर बढ़ने लगे, तभी जानवी ने विराज को देखा, जो ना जाने परिणीति की धमकी सुनकर कौन से ख्यालों में खो गया था। तुरंत ही जानवी ने विराज का हाथ पकड़ा और कहा, विराज, तुम क्या सोच रहे हो? जानवी ने जैसे ही विराज को हाथ लगाया, वैसे ही विराज के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया था। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर विराज ने जानवी को कहा, अरे ज्यादा कुछ नहीं जानवी, छोड़ो ये सब, चलो कपड़े लेने चलते हैं। विराज की बात सुनकर जानवी ने तुरंत ही अपना सर हिलाया और विराज को लेकर फीनिक्स मॉल के सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई थी, जहां पर एक फैशनेबल डिजाइनर स्टूडियो था। उस डिजाइनर स्टोर में बेसिक से बेसिक शर्ट भी 1 लाख रुपए का था और सूट और कोट की तो बात ही छोड़ दीजिए, 4-5 लाख रुपए से नीचे कुछ भी नहीं था। हालांकि विराज जिंदल करोड़ों और खरबों रुपयों के एम्पायर जिंदल फैमिली का अनसुलझा हिस्सा था, लेकिन उसके बाद भी विराज के पास में रॉयल लुक वाले कपड़े नहीं थे। हालांकि ये सब विराज ने इसीलिए नहीं किया क्योंकि उसे अपनी प्रोफाइल को लो रखना पसंद था, लेकिन विराज को ये पता नहीं था कि अगर वो जमाने से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हश्र होगा। हालांकि जब विराज के पास पैसे नहीं बचे तो उसे इन सब चीजों का अच्छे से तकाजा हो गया था। उसने बहुत अच्छे से और गहरे भाव से उन एक्सपीरियंसेस को महसूस किया था। हेलो मैम, हेलो सर, वेलकम टू जॉली डिजाइनर स्टूडियो।
जैसे ही विराज और जानवी ने उस डिजाइनर स्टूडियो में एंटर किया, वैसे ही एक फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जानवी और विराज के पास मुस्कुराते हुए पहुंची और उसने उन दोनों को ग्रीट किया। ग्रीट करने के तुरंत बाद उस फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ने विराज को अच्छे से देखा। विराज के जूते जिन पर मिट्टी लगी हुई थी, उसकी बूट शेप जीन्स जो फैशन की दुनिया से बाहर हो गई थी, उसका पुराने जमाने का शर्ट तो 80 के दशक में पहना जाता था और उसके लंबे बिखरे बाल जैसे मिथुन चक्रवर्ती के थे। ये सब देखते हुए उस लड़की ने मन ही मन सोचा, इस तरह के कपड़े पहनकर इस आदमी की हिम्मत भी कैसी हुई जॉली डिजाइनर स्टूडियो में आने की? क्या ये आदमी रास्ता भूल गया है? ये सोचते हुए उस लड़की ने जानवी की ओर देखा और जानवी को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की इस फटीचर लड़के के साथ क्या कर रही थी। क्या वो लड़का इस लड़की का नौकर था? कुछ ऐसे ही ख्याल उस लड़की के मन में आने लगे थे, लेकिन अब चूंकि जानवी को देखकर उस लड़की को लग रहा था कि वो पैसे वाली है, इसीलिए उस लड़की ने अपना मुंह बंद रखा। एक्सक्यूज मी सर, मैम, आप किस तरह के कपड़े देखना पसंद करेंगे? नकली मुस्कान के साथ उस लड़की ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा। उस लड़की की बात सुनकर विराज की नजर उस डिजाइनर स्टूडियो के चारों तरफ घूमने लगी थी। डिजाइनर स्टूडियो में ज्यादातर कपड़े फॉर्मल थे, ज्यादातर शर्ट और सूट ही मौजूद थे। विराज ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। पहनता भी कैसे? पहले विराज के पास इतने पैसे कहां थे? लेकिन पिछली बार जब विराज ने जानवी के साथ मैट्रिक्स मॉल में शॉपिंग की थी, तब विराज ने अपने लिए अच्छी अच्छी जीन्स और टी शर्ट लिए थे। लेकिन वो ये सारे कपड़े अपने पिता के सामने नहीं पहन सकता था। पिता के सामने तो जानवी ने जैसा कहा उसे रॉयल लुक में ही आना था, लेकिन विराज को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लिए क्या पसंद करे। इतनी सारी वैरायटीज देखकर विराज कंफ्यूज हो गया था। जानवी ने तुरंत ही विराज से कहा, जाओ तुम खुद देखो कि तुम्हें क्या सूट करेगा। जानवी की बात सुनकर विराज ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और उसके कदम कपड़ों के सेक्शन की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज कपड़ों को हाथ लगाकर उनका फैब्रिक और उनके डिजाइन को समझने की कोशिश कर रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय ऐसे ही बीतता गया और विराज हर कपड़े को हाथ लगाता गया। विराज की इस हरकत को देखकर वो फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बुरी तरह से चिढ़ गई थी। सर, हमारा सारा कलेक्शन कॉटन का है, आपके हाथ लगाने से उसका फैब्रिक बदल नहीं जाएगा। हमारे स्टूडियो में सारे अपर क्लास के लोग आते हैं, अगर आप ऐसे हर शर्ट पर और हर सूट को हाथ लगाएंगे तो स्टेन लग जाएगा। अगर स्टेन आ गया तो उस आइटम को कोई नहीं खरीदेगा। प्लीज आप हाथ मत लगाइए। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। जैसे ही उस लड़की के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विराज चौंक गया था। जरूर उस लड़की को ऐसा लगा होगा कि विराज की औकात नहीं है उस स्टूडियो से कपड़े खरीदने की, वरना वो लड़की इस तरह से विराज से पेश नहीं आती। हे, एक कस्टमर के साथ तुम इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? जिन कपड़ों को खरीदना है उन्हें हाथ लगाना अलाउड नहीं है, तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो ठीक है या नहीं? शायद विराज तो ये सब सुनकर ले लेता, लेकिन जानवी वो सब सुनकर लेने वालों में से नहीं थी। तुरंत ही जानवी ने उस लड़की को कड़क अंदाज में जवाब दे दिया था। जानवी की बात सुनकर उस लड़की के मुंह पर ताला लग गया था। तुरंत ही उस लड़की के कदम विराज की तरफ बढ़े और उसने शालीन अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ चूज करने में? क्या विराज के पास अब पैसे नहीं थे? क्या जानवी और विराज का रिश्ता भी अब पहले जैसा नहीं रहा था? आखिर उन बीते हुए सालों में क्या हुआ होगा? सनी और प्रखर कहां थे? क्या इस डिजाइनर स्टूडियो में कोई कांड होने वाला था? क्या वो लड़की फिर से विराज के सामने बदतमीजी करने वाली थी? क्या होगा आगे? क्या विराज मुश्किल में फंसने वाला था? क्या विराज की मुलाकात अपने पिता से होगी? जो भी होगा उसे अगले एपिसोड में सुनिए, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।